टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी। आपने देखा था पिछले क्लास में, प्रीवियस क्लास में हमने इलेक्ट्रिसिटी की चर्चा की थी। इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग दो चीज पढ़ चुके थे, दो चीजों के बारे में आपको मैंने बताया था इसमें कि इलेक्ट्रिसिटी को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और सेकंड था करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहता था, इलेक्ट्रो वर्ड यहाँ यूज हो रहा था चार्ज के लिए, और स्टैटिक मींस रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इसमें हम लोग चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे जब चार्ज रेस्ट में होगा, और इसमें चार्ज के बारे में स्टडी होगी जब चार्ज मोशन में होगा। एक्चुअल में ये इलेक्ट्रिसिटी क्या था, तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको मैंने बताया था कि इट इज presence or flow of charge। इलेक्ट्रिसिटी क्या था, चार्ज का प्रेजेंस या चार्ज का फ्लो होना। तो चार्ज का प्रेजेंस मींस चार्ज इज इन रेस्ट, तो इलेक्ट्रोस्टैट, और चार्ज इज इन मोशन, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी। और ये चार्ज क्या था, तो चार्ज एक्चुअल में मैथमेटिकल Q इज इक्वल्स टू NE, आपको बताया था हमने Q इज इक्वल्स टू NE होता है। N यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मींस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस इज नोन एज चार्ज कह सकते हैं आप। मैथमेटिकली Q इज इक्वल्स टू NE, इसकी चर्चा हम लोग प्रीवियस क्लास में कर चुके थे। इलेक्ट्रोस्टैट में था स्टडी अबाउट चार्ज, स्टडी अबाउट charge when it is in rest, और यहां पे था स्टडी अबाउट चार्ज, स्टडी करंट इलेक्ट्रिसिटी में स्टडी अबाउट चार्ज when it is in motion। मींस यहाँ पे डायनेमिक चार्ज और यहाँ पे स्टैटिक चार्ज। ये इलेक्ट्रोस्टैट और करंट इलेक्ट्रिसिटी, हमने इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट में बांट दिया। अगर हम देखें, इलेक्ट्रिसिटी कह रहा है इट इज प्रेजेंस ऑफ चार्ज और फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मींस इस पूरे चैप्टर में हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ना है। वी विल ओनली स्टडी अबाउट इलेक्ट्रॉन इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिसिटी में प्रेजेंस और फ्लो ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें प्रेजेंस ऑफ चार्ज इलेक्ट्रोस्टैट कहलाता है, इसके बारे में हम डिस्कस किए हैं पिछले क्लास में। और दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी था। इलेक्ट्रोस्टैट आपको अभी नहीं पढ़ना था, लेकिन फिर भी हमने कुछ इलेक्ट्रोस्टैट के बारे में आपको बेसिक जानकारी दी थी। करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा 10th क्लास में पढ़ना है। इस करंट इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कशन हम लोग डिटेल से करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं चार्ज को मोशन में ला करके। चार्ज जब मोशन में होगा उस समय स्टडी जो हम करेंगे वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के पोर्शन में आएगा। इसमें सबसे पहला करंट क्या होता है ये जानना है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग डिफाइन करते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मींस किसी भी कंडक्टर में करंट का टाइम के रिस्पेक्ट में चार्ज का जो फ्लो है वही इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। मींस रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज
with respect to टाइम के रेस्पेक्ट में चार्ज का किसी कंडक्टर में फ्लो होना ही इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। मींस हमारे पास कोई कंडक्टर है, अच्छा देखिए एक चीज, कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर वैसा सबस्टेंस होता है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी के आधार पर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के आधार पर सबस्टेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर वे सबस्टेंस होते हैं जो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने का, मतलब जिस सबस्टेंस से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है उसे हम कंडक्टर कहेंगे। दूसरे शब्दों में कंडक्टर वे सबस्टेंस है जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद हों, क्योंकि किसी भी सॉलिड सबस्टेंस में करंट के फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जिन सबस्टेंसों में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उन्हें हम कंडक्टर कह देंगे। दूसरा है इंसुलेटर। इंसुलेटर वे सबस्टेंस होते हैं जिनमें से करंट फ्लो नहीं करता। करंट फ्लो नहीं करता इट मींस जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस नहीं होते। फॉर एग्जांपल अगर वुड की बात करें तो वुड में करंट फ्लो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वुड में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते, इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्डेड होते हैं। लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन। लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आयरन में होते हैं, स्टील में होते हैं, निकेल में होते हैं। तो जिन सबस्टेंसों में लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन दैट मींस फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होते हैं वो करंट को फ्लो होने देता है, उसे हम कंडक्टर कहते हैं। जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस नहीं होते, जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती, उनको हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। और सेकंड है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है? तो वैसा सबस्टेंस जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। कंडक्टिविटी का मतलब करंट के फ्लो होने की कैपेबिलिटी। तो करंट के फ्लो होने की कैपेबिलिटी इंसुलेटर में होती ही नहीं, कंडक्टर में बहुत आसानी से होती है। लेकिन सेमीकंडक्टर ऐसा सबस्टेंस है जिसमें कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में, बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर कंडक्टिविटी होती है सेमीकंडक्टर में। तो कैसे इसको समझेंगे? तो सेमीकंडक्टर ऐसा सबस्टेंस है जिसपे 0 डिग्री टेम्परेचर पे, अगर टेम्परेचर बहुत कम है तो वो इंसुलेटर की तरह ट्रीट करेगा। यदि हम उसे रूम टेम्परेचर पे लाएंगे, रूम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर देंगे, रूम टेम्परेचर आप जानते हैं 27 डिग्री के आसपास होता है, तो यदि 27 डिग्री, 25 डिग्री या 25 डिग्री से ऊपर 30 डिग्री, 40 डिग्री पे अगर लाते हैं सेमीकंडक्टर को, तो वो बिहेव करने लगता है कंडक्टर की तरह। अर्थात एट लो टेम्परेचर द सबस्टेंस बिहेव्स लाइक इंसुलेटर एंड एट हाई टेम्परेचर सबस्टेंस बिहेव्स लाइक कंडक्टर इज नोन एज सेमीकंडक्टर। अर्थात वो कंडक्टर की तरह भी ट्रीट कर रहा है, इंसुलेटर की तरह भी ट्रीट कर रहा है, बट टेम्परेचर डिपेंडेंसी है। टेम्परेचर अगर बहुत लो है तो इंसुलेटर की तरह ट्रीट करे और टेम्परेचर हाई हो जाए तो कंडक्टर की तरह ट्रीट करे। ऐसे सबस्टेंसों को हम लोग सेमीकंडक्टर कहते हैं क्योंकि इसके पास कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की प्रॉपर्टी देखने में आ रही है। अब कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की प्रॉपर्टी हो गई तो सेमीकंडक्टर, अगर करंट आसानी से फ्लो हो गया कंडक्टर, किसी भी टेम्परेचर पे आसानी से फ्लो हो गया कंडक्टर, किसी भी टेम्परेचर या किसी भी कंडीशन में अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो इंसुलेटर, और यदि कंडीशनल करंट फ्लो हो रहा है, लो टेम्परेचर पे नहीं हो रहा है, हाई टेम्परेचर पे करंट फ्लो होने लग रहा है तो उसे हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। अर्थात कंडक्टिविटी के आधार पे सबस्टेंस को 3 क्राइटेरिया में बांटा गया, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे हम एक कंडक्टर में करंट फ्लो की बात कर रहे हैं। तो करंट फ्लो क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चार्ज मींस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन मींस लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर AB एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन, अंदर के इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन फिक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम भी बीतता जा रहा है और टाइम के साथ इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है अंदर में, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या मान लीजिए n है,
तो Q is equals to any number of free electron, n number of free electron एक फिक्स डायरेक्शन में A to B अगर फ्लो हो रहे हैं तो हमें अपोजिट डायरेक्शन में करंट मिलेगा। इस करंट को कन्वेंशनल करंट कहते हैं। कन्वेंशनल करंट का मतलब होता है परंपरागत करंट। एक्चुअल में करंट की फ्लो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में है, लेकिन हम अपोजिट डायरेक्शन में कन्वेंशनल कंसीडर करते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में इसे अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव टू नेगेटिव कंसीडर किया गया था। दैट्स व्हाई मैथमेटिकली दैट इज करंट को हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं और I इज इक्वल्स टू हो जाएगा चार्ज अपॉन टाइम। I क्या है? करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट को। तो इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल्स टू हम कहेंगे चार्ज Q अपॉन टाइम T। तो करंट I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। Since Q is equals to क्या जानते हैं आप? Ne। Q is equals to Ne, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन को ही चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे Q is equals to Ne अगर हम पुट कर दें तो करंट I is equals to एक और फॉर्मूला हमें मिल गया Ne अपॉन T। अर्थात करंट को हम Ne अपॉन T से भी रिप्रेजेंट करेंगे। I is equals to Q by T या I is equals to Ne by T। इसके बाद आ जाइए यूनिट ऑफ करंट। करंट की यूनिट क्या होती है? तो करंट की यूनिट होती है Q का कूलम, टाइम का सेकंड। तो कूलम पर सेकंड, कूलम पर सेकंड इज यूनिट ऑफ करंट। एंड SI यूनिट ऑफ करंट, SI यूनिट क्या होती है इसकी? तो SI यूनिट करंट की एम्पियर होती है। मींस हम 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू कह सकते हैं 1 कूलम पर सेकंड। 1 कूलम पर सेकंड। अब 1 कूलम इज इक्वल्स टू पुराने लेक्चर में, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि 1 कूलम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस इन 1 कूलम। तो हम 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू ऐसा भी कर सकते हैं कि 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड। मींस 1 कूलम कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर था? 1 कूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है, पिछले क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यदि 1 एम्पियर करंट किसी कंडक्टर में फ्लो हो रहा है तो किसी कंडक्टर में अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब होता है कि 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड उस कंडक्टर में फ्लो हो रहे हैं। मींस 1 एम्पियर करंट अगर किसी कंडक्टर में फ्लो हो रहा है और आपसे अगर कोई पूछता है तो आपकी अच्छा ये बताओ कि 1 सेकंड में इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं? तो आपका आंसर होगा 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड फ्लो अगर हो रहे हैं किसी कंडक्टर में तो उसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। इतनी बात क्लियर है? ये एम्पियर इसकी SI यूनिट कहलाती है इलेक्ट्रिक करंट की। अब देखिए एक चीज, एक्चुअल में कंडक्टर की अगर हम बात कर रहे थे तो मान लो ये कंडक्टर है तुम्हारा, तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें मान लीजिए बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में जब तक इसे किसी सोर्स से, एसी सोर्स से या बैटरी से या सेल से कनेक्ट नहीं किया गया है इनके टर्मिनलों को, तब तक इस कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन रैंडमली जिगजैग पाथ में मूव होते रहते हैं। अब इस कंडक्टर AB में देखो, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा मात्रा में मान लो n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ये इस कंडक्टर के अंदर जिगजैग पाथ में मूव होते रहेंगे। जिगजैग पाथ मतलब कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई आगे जा रहा है, कोई पीछे जा रहा है। मींस इसका पाथ रैंडम होगा, रैंडमली ये मूव कर रहे हैं इधर उधर। इस रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है वो रैंडम स्पीड आपकी कितनी होती है? तो रैंडम स्पीड होती है, रैंडम स्पीड इलेक्ट्रॉन की
10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकंड होती है। मतलब बहुत फास्ट मूव करते रहते हैं। और ये रैंडम मोशन कर रहे इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जहां से फ्री हुए होंगे उस एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा, तो वो कैटायन बन गया होगा। तो इस कैटायनों से इनकी लगातार कॉलिजन भी होते रहती है, और इस कॉलिजन की वजह से भी इनका डायरेक्शन बार-बार चेंज होता रहता है। तो ये रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर है। ये इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन है, और ये कैटायन से जब जब टकराएंगे तो इनका डायरेक्शन बार-बार चेंज होता रहेगा। लेकिन जैसे ही हम इस कंडक्टर के दोनों टर्मिनलों को बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करेंगे, मान लो हमने एक सेल या बैटरी लिया और उस बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से हमने इनके दोनों टर्मिनलों को अटैच कर दिया। ये पॉजिटिव है, बड़ी वाली लाइन पॉजिटिव होगी और ये छोटी वाली लाइन नेगेटिव होगी। एक चीज आपको बतलाया कि अगर मैं सिंगल एक लाइन ये एक ऐसे देता हूं तो ये रिप्रेजेंट करता है सेल को, और अगर मैं सेल के कॉम्बिनेशन को दिखाना चाहूं तो एक सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल हो गया। ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल बड़ी वाली लाइन, छोटी वाली लाइन सेल के नेगेटिव टर्मिनल को दिखलाएगी। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे 1 2 3 सेल आपस में अटैच हैं, तो सेल के कॉम्बिनेशन को बैटरी कहते हैं। और ये सिंगल है तो सेल है। सेल क्या होता है? तो सेल एक प्रकार से कहिए कि इलेक्ट्रिकल, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाली डिवाइस को ही सेल कहते हैं। ये आप क्लास 8 में पढ़े होंगे सेल के बारे में। अब यहाँ देखते हैं हम लोग कि ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये सेल का कॉम्बिनेशन है। यहाँ 2 सेल हैं, 2 सेल के कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसको बैटरी कह सकते हैं। अब बैटरी के टर्मिनल से जैसे ही हम कंडक्टर के दोनों टर्मिनलों को जोड़ेंगे, इनके जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डायरेक्शन में मूव होने लगेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और इधर वाला टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर वाला टर्मिनल नेगेटिव है। तो नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन पे चूंकि नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए नेगेटिव नेगेटिव के बीच रिपल्सन होगा, और ये नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, और ये रिपेल करके किधर भेजना चाहेगा? पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, और ये इलेक्ट्रॉन रिपेल होकर के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाएंगे। पॉजिटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। तब अब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? एक फिक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव होने लगेंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन इस नेगेटिव टू पॉजिटिव मूवमेंट में भी इन इलेक्ट्रॉनों का कॉलिजन होगा। किससे? कैटायन से। कैटायन से जब इनका कॉलिजन होगा तो इस वजह से इनकी स्पीड फिर चेंज होगी, और बार-बार इनकी स्पीड चेंज होती जाएगी, तो इनका पाथ फिर से कैसा होगा? जिगजैग होगा, टेढ़ा-मेढ़ा पाथ होगा। लेकिन अब इनका डेस्टिनेशन पॉजिटिव की ओर होगा, लक्ष्य पॉजिटिव की ओर जाना होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, लेकिन फिक्स डायरेक्शन में भी इनका पाथ स्ट्रेट ना होकर के जिगजैग होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डायरेक्शन में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे, बट पाथ जिगजैग है। अब जैसे ही ये फिक्स डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे, इनकी स्पीड पहले कितनी थी? रैंडम स्पीड 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन जब फिक्स डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, उस वक्त हर एक इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स काम करेगा। इस पॉजिटिव टर्मिनल के कारण उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे, और उस फोर्स से ये एक डायरेक्शन में मूव होने लगेगा। जब ये एक फिक्स डायरेक्शन में मूव हो रहा होगा तो इनका लगातार कॉलिजन होता रहेगा कैटायन से। इट मींस इलेक्ट्रॉन के फ्लो में ये कैटायन रुकावट पैदा करेंगे। इस रुकावट को ही हम कंडक्टर का रेसिस्टेंस कर देंगे। रेसिस्टेंस का मतलब कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो में जो अपोज हो रहा है, जो उनके फ्लो में रुकावट पैदा हो रही है, उसी का नाम रेसिस्टेंस है। तो यहाँ से इनको रेसिस्ट करेगा कैटायन। इस रेसिस्टेंस की वजह से इनकी स्पीड कम हो जाएगी, और वो स्पीड जो फिक्स डायरेक्शन में है उस स्पीड को हम लोग Vd से रिप्रेजेंट करेंगे, और Vd को कहेंगे ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये ड्रिफ्ट स्पीड Vd की वैल्यू 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकंड हो जाती है। मतलब इलेक्ट्रॉन अब बहुत स्लो मोशन में एक फिक्स डायरेक्शन में जाने लगा। ये इलेक्ट्रॉन स्लो मोशन में फिक्स डायरेक्शन में जा रहा है,
इसी की वजह से हमें इलेक्ट्रिक करंट I इज Q बाई T मिलती है। अर्थात जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे उतना ही अमाउंट करंट का बढ़ता जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं मैथमेटिकली I इज Q बाई T एंड I इज N बाई T। n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, अगर n की संख्या बढ़ेगी तो करंट की वैल्यू भी बढ़ेगी। मींस I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। जितने अमाउंट में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे करंट का अमाउंट उतना ही इंक्रीज होता चला जाएगा। तो ये आपने देखा। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डायरेक्शन में जा रहा है, बट हमें कन्वेंशनल करंट अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगी। I की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट हम लेंगे, ऐसा परंपरा चला रहा है। कन्वेंशनल मींस परंपरागत होता है। तो ये आपका कन्वेंशनल करंट आपको अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। यहां तक तो आप लोगों ने देख लिया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब आपने देखा करंट I is equals to Q by T, Q is equals to N by T, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंडेंसी थी, अर्थात करंट की टोटल डिपेंडेंसी किस पे हो रही है, N पे। I is equals to Q by T से अगर देखें तो N पे डिपेंडेंसी हो रही है, क्योंकि I is equals to Q by T था और Q is equals to N ही था, N by T। इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 into 10 to the power minus 19 कांस्टेंट है। टाइम जो भी रहेगा टाइम वेरी करेगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। अगर I, E और T को कांस्टेंट ले तो n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा बढ़ेंगे कंडक्टर में उतना ज्यादा उसमें करंट फ्लो होगा। अब यहाँ पे एक चीज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आगे देख लें, इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी जानेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने प्रीवियस क्लास में चर्चा किया था, प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है अगर कोई चार्ज है, उस चार्ज के चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में बाहर कहीं से भी इंफिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q0 को यदि हम इस फील्ड के अंदर किसी पॉइंट P तक लाते हैं तो इसमें जो वर्क डन करना पड़ता है, Q0 क्या है, तो Q0 रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यदि हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस फील्ड के अंदर, चार्ज है, चार्ज के चारों ओर का रीजन जहां तक इसका इफेक्ट है उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया था जिसमें हमने बताया था कि द रीजन अराउंड चार्ज वेयर इट इज इफेक्टिव, चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका इफेक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई पॉइंट P है और बाहर कहीं से भी का मतलब इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब निश्चित नहीं कहां से, वहां से मैं Q0 चार्ज को मींस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस फील्ड के अंदर ला रहा हूं। तो इस फील्ड के अंदर लाने में कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? तो जैसे ही आप फील्ड में लाओगे यहाँ पे फील्ड का रिपल्सन होगा। ये जो चार्ज है ये यहाँ के बाद अर्थात इसके फील्ड में जैसे ही इंटर करने लगेगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज तो पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो रिपल्सन के अगेंस्ट हम P पॉइंट तक लाएंगे। तो रिपल्सन के अगेंस्ट P पॉइंट तक Q0 चार्ज को लाने में हमें समथिंग वर्क डन करना पड़ेगा और वही वर्क किस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रूप में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कैसे करेंगे? द वर्क डन टू ब्रिंग the work done to bring unit positive charge from infinite to point inside
इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट P तक लाने में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमें जितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू W बाय Q नॉट। W बाय Q नॉट, इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। ऐसा यूनिट वोल्ट, ऐसा यूनिट वोल्ट होगी और यूनिट जूल पर कूलम। 1 वोल्ट किसके बराबर होगा? 1 जूल पर कूलम। मींस यदि 1 कूलम चार्ज को लाने में 1 जूल का वर्क डन करना पड़ता है, मींस 1 वोल्ट पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पोटेंशियल डिफरेंस जानिए क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? तो हमने अभी देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था? वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की जब बात करते हैं तो ये किसी कंडक्टर में हम लोग बात करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक कंडक्टर AB है और इस कंडक्टर के टर्मिनल A से B तक हमें यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाना है। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ मान लीजिए Q0 है और ये Q0 सिंबल है यूनिट पॉजिटिव चार्ज का। तो Q0 चार्ज मींस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमें कंडक्टर के टर्मिनल A से टर्मिनल B तक ले जाना है। तो A से B तक ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। क्योंकि यहां से यहां तक ले जाने में हमें अगर कुछ वर्क डन करना पड़ता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यहाँ पे जो आपका कैपेसिटी है वर्क करने का वो 10 जूल है और यहां से यहां तक ले जाने में आपका कुछ पोटेंशियल ड्रॉप कर जाता है और अब आपके पास यहां पहुंचने के बाद क्षमता मात्र 5 जूल वर्क करने की है। यहाँ पे जब आपके 10 जूल वर्क करने की कैपेसिटी आपके पास थी, यहाँ आने में आपका कुछ ड्रॉप हुआ पोटेंशियल का, एनर्जी कुछ लॉस हुई यहाँ से यहाँ तक आने में। मान लीजिए लॉस होने के बाद अब आपके पास 5 जूल एनर्जी मात्र बची है, तो पोटेंशियल का डिफरेंस क्या हो गया? 10 माइनस 5 जूल। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रिसिटी के सेंस में अगर देखें तो वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू अदर, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक किसी कंडक्टर में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू ब्रिंग unit positive charge from one terminal of conductor to other terminal is known as electric potential difference। अब देखिए यहां मान लीजिए आपके पास पोटेंशियल VA था, V रिप्रेजेंट करते हैं पोटेंशियल को, अभी देखा है आपने। यहां पोटेंशियल VA था, यहां आने पे पोटेंशियल VB हो गया। तो VA से VB तक जाने में पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होगा? VA माइनस VB इज इक्वल्स टू वर्क डन W हुआ
with respect to unit positive charge. तो work done to bring unit positive charge is known as potential difference. तो potential difference VA तो देखा आपने कि potential difference VA minus VB is equals to W by Q. ये हमारा हो गया VA minus VB is W by Q. अब ये पोटेंशियल डिफरेंस मींस करंट की जो फ्लो है किसी कंडक्टर में वो डिपेंड करती है पोटेंशियल डिफरेंस पे ही। यदि कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट का फ्लो भी नहीं होगा। आइए देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। पोटेंशियल डिफरेंस आपने देखा कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन हुआ वही पोटेंशियल डिफरेंस है। मान लो कि थोड़ी देर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस को एक एग्जांपल से समझो। मान लो एक कंटेनर आपके पास है और इस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, और एक दूसरा कंटेनर है, इसमें भी वाटर है। इसमें वाटर का लेवल ये है और इसमें वाटर का लेवल ये है। अब यदि वाटर का लेवल इसमें A है और इसमें लेवल B है तो इसमें से वाटर धीरे धीरे इसमें एंटर करता जाएगा और वाटर का फ्लो A से B में होता जाएगा। अर्थात इस पॉट से इस पॉट में वाटर फ्लो होता जाएगा, तब तक होता जाएगा जब तक दोनों का लेवल बराबर नहीं हो जाता। इट मींस अगर एक में ज्यादा पानी है और एक में कम है तभी फ्लो संभव है। मींस एक का हाई एक का लो है तभी फ्लो वाटर का संभव है। तो उसी तरह यदि कंडक्टर में एक, मान लीजिए हमने कंडक्टर ले लिया और इस कंडक्टर में ये टर्मिनल A है और ये टर्मिनल B है। अगर A टर्मिनल का पोटेंशियल हाई है और इसका पोटेंशियल लो है तो इसमें करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करेगा। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर करंट फ्लो करेगा। मींस हाई पोटेंशियल हम जब भी लेंगे तो पॉजिटिव टर्मिनल को हाई पोटेंशियल कहेंगे और नेगेटिव को लो पोटेंशियल कहेंगे। नेगेटिव टर्मिनल लो पोटेंशियल, पॉजिटिव हाई पोटेंशियल। क्यों है? क्योंकि आपने देखा था कि किसी भी चार्ज के अराउंड अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q नॉट को इस फील्ड में P पॉइंट तक अगर लाना है तो यहाँ के बाद इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉजिटिव चार्ज का रिपल्सन झेलना पड़ेगा। तो रिपल्सन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो रिपल्सन के अगेंस्ट इसे ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। मान लीजिए A पे पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव चार्ज था तो पॉजिटिव में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में वर्क डन ज्यादा करना पड़ रहा है। मींस पॉजिटिव का पोटेंशियल इतना है और यदि हम पॉजिटिव चार्ज है और बाहर से नेगेटिव चार्ज को ला रहे हैं, मींस सॉरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ नेगेटिव चार्ज के कारण फील्ड बना हुआ है। अब अगर P पॉइंट तक हम पॉजिटिव चार्ज को लाते हैं तो यहाँ के बाद अट्रैक्शन होगा -Q का इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे। तो अट्रैक्शन सपोर्टिव है, लाने में सपोर्ट करने का अट्रैक्शन, तो हमें वर्क डन इसके कंपैरिजन में यहाँ पे वर्क डन कम करना पड़ेगा B के केस में। तो जहां यहाँ वर्क डन कम करना पड़ रहा है क्योंकि निगेटिव इसे तो अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ बाउंड्री पे आने के बाद ये अट्रैक्ट कर रहा है, मींस सपोर्ट कर रहा है P पॉइंट तक आने का। यहाँ अपोज कर रहा था तो अपोज में अगेंस्ट वर्क डन ज्यादा करना पड़ रहा है, यहाँ सपोर्ट में वर्क डन कम करना पड़ रहा है। तो यहाँ पोटेंशियल हाई है और यहाँ पोटेंशियल लो होगा। एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ रहे हैं कि हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल क्या है। तो यहाँ हाई पोटेंशियल है, यहाँ लो पोटेंशियल है। तो जब भी पोटेंशियल में डिफरेंस होगा तो करंट फ्लो करेगा। यदि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, मान लीजिए कंडक्टर है A और AB कंडक्टर है, VA यहाँ पोटेंशियल है और यहाँ पोटेंशियल VB है और VA पोटेंशियल बराबर है VB के। मींस पोटेंशियल दोनों का इक्वल है। दोनों का पोटेंशियल इक्वल होने का मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB क्या हो जाएगा? जीरो। अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया तो करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट जब भी फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करेगा। यदि पोटेंशियल सेम है कंडक्टर के टर्मिनल का,
करंट फ्लो नहीं करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा करंट उतना ही ज्यादा फ्लो करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस जितना कम होगा करंट उतना कम फ्लो करेगा। अतः करंट के फ्लो डिपेंड कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस पे। आपने देखा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट का पोटेंशियल डिफरेंस के साथ क्या रिलेशन है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, ओम्स लॉ कहलाता है कि एट कांस्टेंट टेंपरेचर करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा करंट फ्लो उतना ही ज्यादा करेगा। अब आते हैं, आपने देखा करंट और पोटेंशियल डिफरेंस। तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम एक डिवाइस का यूज करते हैं। करंट को मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं उस डिवाइस को हम लोग एमीटर करते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसे हम लोग वोल्टमीटर कहते हैं। तो आइए एमीटर और वोल्टमीटर जानते हैं क्या होता है। एमीटर एंड वोल्टमीटर। एमीटर एंड वोल्टमीटर में एमीटर है द डिवाइस which is used to measure electric current और voltmeter the device which is used to measure potential difference। वह डिवाइस जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करेगा एमीटर, वह डिवाइस जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा वोल्टमीटर कहलाएगा। एमीटर जो डिवाइस है उसको हम सिंबॉलिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक टर्मिनल पॉजिटिव एक नेगेटिव। एमीटर जो होता है, आपको अभी मैंने रेसिस्टेंस बतलाया था कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो में जो रेसिस्ट करता है, रुकावट पैदा करता है, रेसिस्टेंस कहलाता है। तो जो एमीटर डिवाइस होता है इसका रेसिस्टेंस लो होता है, तो हम कह सकते हैं एमीटर के बारे में कि इट हैज लो रेसिस्टेंस। इसका रेसिस्टेंस लो होता है। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्टमीटर का यूज करते हैं। वोल्टमीटर, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल है वोल्टमीटर का। वोल्टमीटर को सिंबॉलिकली भी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो रेसिस्टेंस होता है वो हाई होता है, इट हैज हाई रेसिस्टेंस। इसका रेसिस्टेंस हाई होता है, एमीटर का रेसिस्टेंस लो होता है। एमीटर को किसी भी सर्किट में हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं, वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में जोड़ते हैं, क्योंकि वोल्टमीटर जो है इस डिवाइस का काम है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना, और पोटेंशियल डिफरेंस किसी कंडक्टर के दो टर्मिनल के बीच होता है। तो दोनों टर्मिनल के बीच अगर हम वोल्टमीटर को अटैच करेंगे तो वो कंडक्टर के साथ पैरेलल में दिखेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम लोग इट इज ऑलवेज connected in parallel। किसी भी सर्किट में इसे हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। और इट हैज लो रेसिस्टेंस, एमीटर था, एमीटर को हमेशा किसी भी सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो इट इज ऑलवेज कनेक्टेड, it is always connected in
सीरीज, इसको हमेशा सीरीज में और वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक सर्किट है और इस सर्किट में हमने, सर्किट एक सिस्टम होता है, सर्किट इज अ सिस्टम इन विच सेल और बैटरी, कनेक्टिंग वायर एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, स्विच, ये सब होता है। ये मान लीजिए एक सेल है और हमने सेल के कॉम्बिनेशन को बैटरी कहा, एक बैटरी ले लिया, एक हमने यहाँ स्विच ले लिया, कनेक्टिंग वायर है हमारे पास और इस कनेक्टिंग वायर में एक बल्ब लगा दिया हमने, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगा दिया, ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। अब इस इलेक्ट्रिक सर्किट में यदि एमीटर को जोड़ना है, ये आपका बल्ब का सिंबल है, बल्ब हो गया। अब इस इलेक्ट्रिक सर्किट में आपको एमीटर को जोड़ना है तो एमीटर को आप यहाँ जोड़ेंगे, अर्थात एमीटर को इस बल्ब के साथ सीरीज में जोड़ेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, ये सीरीज कनेक्शन हो गया। अर्थात किसी भी सर्किट में एमीटर को अगर जोड़ना होगा तो एमीटर को हमेशा हम लोग कनेक्ट करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में। इसका काम क्या है? करंट को मेजर करना, करंट कितना अमाउंट में फ्लो हो रहा है कंडक्टर में, ये बताने का काम एमीटर करेगा। एमीटर में एक नीडल होता है और नीडल ही उस रीडिंग पे पहुंचेगा जितना करंट उस पे फ्लो हो रहा है। इसके बाद दूसरा है आपका वोल्टमीटर। इसको हमेशा हम लोग किसी भी सर्किट में, मान लीजिए ये टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल बी था, तो ए और बी टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमें चाहिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस लेने के लिए ए बी के पैरेलल में हम लोग वोल्टमीटर को कनेक्ट करेंगे। तो वोल्टमीटर पैरेलल में कनेक्शन है और एमीटर का कनेक्शन सीरीज में है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में ऑलवेज एमीटर को रखेंगे, वोल्टमीटर को ऑलवेज पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखेंगे। वोल्टमीटर हमें ए और बी टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा, एमीटर ए बी वायर में कितना अमाउंट में करंट फ्लो हो रहा है ये बतलाएगा। तो ये एमीटर और वोल्टमीटर हुआ। अब आपको मैं नेक्स्ट क्लास में अगली जो वीडियो बनेगी उसमें मैं आपको ओम्स लॉ के बारे में बतलाऊंगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बतलाऊंगा। ओम्स लॉ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस के वो फैक्टर जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, द फैक्टर ऑन व्हिच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, इन सभी पॉइंट्स की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।